वेलकम। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं एम्प्लॉय एचआर पेरोल के बारे में। कैसे मेंटेन करेंगे, एक एक डिटेल बताएंगे। ये डेमो वीडियो नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग वीडियो है। तो शुरू करते हैं। कुल मिलाकर एम्प्लॉय मेंटेन करने के लिए हमारे पास 3 सेक्शन दिए हुए हैं। मास्टर के अंदर एम्प्लॉय सेक्शन है, यहाँ पे मास्टर क्रिएट करने के लिए। ट्रांजैक्शन के अंदर एम्प्लॉय है ट्रांजैक्शनल डेटा के लिए, अटेंडेंस बनाना, सैलरी बनाना, इन सब के लिए। और रिपोर्ट सेक्शन में एम्प्लॉयड यहाँ पर है और ये रिपोर्टिंग पर्पस से यूज होता है, जैसे टीडीएस का रिपोर्ट, ड्यूटी शेड्यूल, अटेंडेंस का डिटेल, अटेंडेंस का समरी, सैलरी स्लिप निकाल के देना, एम्प्लॉय का लेजर देखना। लेजर में सारा डिटेल आएगा, जैसे कि क्या सैलरी बना, क्या पेमेंट हुआ, क्या एडवांस लिया, क्या डिडक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें आती है। एडवांस पेमेंट अगर कुछ करते हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे हमें मिलेगा। सैलरी रिपोर्ट एम्प्लॉय का यहाँ मिलेगा और मंथली रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। और ये सैलरी का रजिस्टर्ड हो गया। तो अब हम स्टार्ट से शुरू करेंगे। रिपोर्ट का पर्पस तब होता है जब हम पहले कुछ क्रिएट करें। तो मास्टर में आते हैं और कॉमन मास्टर में पहले स्टेट और सिटी क्रिएट कर लेंगे, होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ जाके क्रिएट कर लेना है। जैसे एक स्टेट हम सिटी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मास्टर में जाएंगे और कॉमन मास्टर के अंदर स्टेट पहले बना लेते हैं। जैसे स्टेट बनाते हैं हम बिहार और इसका कोड है BH। सेव कर दिए। कोड ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो मेंटेन करें। मास्टर के अंदर आते हैं और एक सिटी क्रिएट कर देते हैं और बिहार के अंदर जैसे ही यहाँ चेंज किए, यहाँ ब्लैंक हो गया, यानी कि बिहार के अंदर कोई क्रिएटेड नहीं है, तो हम पटना क्रिएट करते हैं। यहाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, बिहार के अंदर हमें अगर पटना क्रिएट करना है और मुजफ्फरपुर क्रिएट करना है तो 1 बाय 1 ना क्रिएट करके हम एक साथ कॉमा सेपरेटेड लिखेंगे, क्रिएट हो जाएगा। और गया एक साथ क्रिएट हो जाएगा। अगर हम कॉमा सेपरेटेड नहीं देंगे तो एक एक करके भी क्रिएट कर सकते हैं। फास्ट क्रिएट करने के लिए ऐसा किया हुआ है, तो हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर तो एक साथ दिखा एक बार, लेकिन अगर हम रिफ्रेश कर देंगे पेज को तो अलग अलग हमें दिखेगा। बिहार सेलेक्ट करने पर हमें दिख रहा है 3 क्रिएट हो चुका है। सेम वे में जैसे अभी मैं स्टेट सिटी क्रिएट किए, कुछ और मास्टर आपको एम्प्लॉय में जाके क्रिएट करना होगा। जैसे कि डिजिग्नेशन, अलग अलग डिजिग्नेशन पे अलग अलग लोग होंगे। अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो डिजिग्नेशन क्रिएट करें, अन्यथा NA करके यानी नॉट अप्लीकेबल करके क्रिएट करके छोड़ दीजिए और सबको NA में डाल देंगे। उसी तरह कैटेगरी क्रिएट कर लेना है। कैटेगरी भी अलग अलग एम्प्लॉय का हो सकता है, जैसे ये मार्केटिंग के हैं, ये टेक्निकल हैं, ऐसा कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो या ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं, ये TDS कटने वाले एम्प्लॉय हैं, ये नॉन TDS वाले एम्प्लॉय हैं, ऐसा करके ढेर सारा कैटेगरी भी आप बना सकते हैं। उसी तरह वर्क ग्रुप और वर्क ग्रुप के अंदर वर्क क्रिएट कर लिए। अब जो मेन पर्पस है वो हमारा एम्प्लॉय का एंट्री करना। एम्प्लॉय का एंट्री में सबसे पहले ब्रांच है, नॉट अप्लीकेबल रहने देते हैं। कैटेगरी में नॉट अप्लीकेबल ही सिलेक्ट कर देते हैं। एम्प्लॉय का नाम, पूरा नाम यहाँ लिखना है, मिस्टर सुजीत कुमार। शॉर्ट नेम रिक्वायर्ड नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। फादर्स नेम भी मेंटेन करना रिक्वायर्ड नहीं है, चाहें तो लिख सकते हैं। एम्प्लॉय कोड जरूरी होता है, अगर आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस बना रहे हैं तो वही यहाँ पर कोड रखेंगे जो बायोमेट्रिक मशीन में सेट कर रहे हैं। अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं है तो जो चाहें आप एम्प्लॉय कोड रख सकते हैं। उसी तरह से क्वालिफिकेशन हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, ये भी ज़रूरी नहीं है, नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। डिजिग्नेशन हो गया, 1 2 3 हमने क्रिएट किया था, आ गया। कोई भी डिजिग्नेशन हम रख सकते हैं, क्लीनर, कुक, डेंटिस्ट, ढेर सारा खोला हुआ है। एडमिन मैनेजर मैं कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ ये मेंटेन करना भी ज़रूरी नहीं है, तो अगर है आपके पास तो एक्चुअल डेटा मेंटेन करें, अदरवाइज कोई भी डेटा मैं भर देता हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद ही सैलरी जनरेट होगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप जैसे कि अभी दिसंबर 2024 चल रहा है, हम दिसंबर 2024 कर देंगे तो नवंबर की सैलरी जनरेट हम नहीं कर सकते। या सपोज करें कि हम मार्च 2025 कर दें तो हम दिसंबर की सैलरी या जनवरी 25 की सैलरी या फरवरी 25 की सैलरी जनरेट नहीं कर सकते, होगा ही नहीं, क्योंकि इसका ज्वाइनिंग डेट आगे का है। इनको हम ऑफर लेटर भेज चुके हैं, बाद में ये आएंगे, ऐसा भी होता है बहुत जगह पे। तो ज्वाइनिंग डेट आपको सोच समझकर सही ही रखें, बेहतर होगा। तो ऐसा करते हैं, हम इसका कर देते हैं 1 अप्रैल 2024। अब
यहाँ पर है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है या स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर है। कुछ एम्प्लाई के होते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन कराए होते हैं, तो आप मेंटेन कर सकते हैं। एक्सपर्टीज़, एम्प्लॉय का एक्सपर्टीज़ भी मेंटेन करके रख सकते हैं कि वो किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है इनका। और एड्रेस मेंटेन करेंगे, सिटी सिलेक्ट करेंगे जो भी हमने लिया है। मैं गया बिहार दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस मेंटेन करना है, ये कंपलसरी है। अगर एम्प्लॉय का एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस नहीं पता है तो आपके हॉस्पिटल का नाम सपोज कर देते हैं सुविधा हॉस्पिटल है, तो हम यहाँ रखेंगे sujit@suvidha.com। एक जो एग्जैक्टली ये मेल आईडी कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए यूज हुआ है। और दूसरा, हम इस ईमेल आईडी का यूज करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर, और अगले एम्प्लॉय को ये आईडी दे देंगे कि भाई आप हमारे सॉफ्टवेयर में इस आईडी से लॉगिन करोगे। तो ये डमी भी हो सकता है कुछ केसेस में। मोबाइल नंबर बेहतर हो, ओरिजिनल मोबाइल नंबर ही एम्प्लॉय का मेंटेन करें। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दे देना है, जो भी है 10 डिजिट ही देना है, विदाउट 91 और 0, ये ऐड नहीं करना है। परमानेंट एड्रेस मेंटेन करिए, परमानेंट सिटी कहाँ के रहने वाले हैं जो भी आप देना चाहें। व्हाट्सएप नंबर अलग मेंटेन करने का फील्ड दिया हुआ है, 2 मोबाइल नंबर और तीसरा व्हाट्सएप नंबर। अगर सेम ही नंबर पे व्हाट्सएप है तो सेम नंबर यहाँ मेंटेन कर लीजिए। एम्प्लॉय का पैन नंबर, बैंक अकाउंट, ESI, ये सारे चीज़ ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो मेंटेन करें, चाहें तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अदरवाइज चूंकि सैलरी देने के लिए आपको बैंक अकाउंट, ESI, PF सब की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप मेंटेन करें, ये हम सजेस्ट करेंगे। सैलरी टाइप जनरली मंथली ही होगा तो मंथली छोड़ेंगे। सेल इंसेंटिव, यानी ये एम्प्लॉय अगर हमारे यहाँ कुछ सेल करता है तो क्या उस सेल पे कुछ इंसेंटिव हमें देने हैं, नहीं देने हैं, तो 0 रहेगा। सर्विस अगर ये एम्प्लॉय कुछ दे रहा है तो उस सर्विस पे इंसेंटिव देने हैं, नहीं देने हैं तो 0। अगर देने हैं तो परसेंटेज में लिखेंगे। सपोज 10% हमें देना है तो 10 पुट करेंगे, अदरवाइज 0 रहेगा। शिफ्ट रेट, ये एम्प्लॉय अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा काम करता है, सपोज कभी ये 2 शिफ्ट में भी काम कर लेता है, किसी की अनुपस्थिति में कोई एब्सेंट है उसकी जगह पर इसको 1 शिफ्ट और हमने दे दिया और ये कैपेबल है कर लेने में, तो एक्स्ट्रा शिफ्ट का रेट हम इसको क्या देंगे। सपोज करें कि एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 है, 1,000 ए डे सिंगल शिफ्ट का हो गया, और एक्स्ट्रा शिफ्ट का रेट हो सकता है अलग हो। हम अगले को कुछ प्रलोभन देना चाहते हो तो हम 1200 रुपया दे रहे हैं या 1500 रुपया दे रहे हैं एक शिफ्ट का, तो यहाँ 1500 रुपये मेंटेन करेंगे। अगर शिफ्ट रेट का कंसेप्ट नहीं है, केवल ओवर टाइम का कंसेप्ट है, तो आवरली रेट भी आप रख सकते हैं। सपोज करें कि एक एम्प्लॉय को 100 रुपीज़ ए डे, 100 रुपीज़ आवरली आप पे करते हैं। एक दिन का 800 रुपये और 30 दिन का 24,000 रुपये होता है, 24,000। लेकिन एक्स्ट्रा आवर वर्क करने पे हम इसको 150 पर आवर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप एक्चुअल जो होता है वही कैलकुलेट करके लिखें, जो भी आपकी इच्छा हो। CL अलाउड, कैजुअल लीव साल में कितना देना है, ये मंथली नहीं है, ये 1 साल में कितना देना है। तो यहाँ पे आपको सपोज करें महीना में 1 कैजुअल लीव देते हैं कि आप कभी भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 12 रखेंगे। अब आते हैं लेट अलाउड, कितने दिन लेट आते हैं तो कोई हम डिडक्शन नहीं करेंगे। तो सपोज 3 दिन तक लेट हम अलाउ करते हैं, 3 दिन, अगर महीने में 3 दिन लेट अगर आप आ रहे हैं तो हम आपको कोई डिडक्शन नहीं लेंगे। अब आते हैं वर्किंग आवर, कितनी देर का होगा, तो एक शिफ्ट हमारे यहाँ 8 घंटे का होता है तो 8 लेंगे। और अगर ये एम्प्लॉय 2 शिफ्ट में आता है और दूसरा शिफ्ट भी 8 ही घंटे का है तो यहाँ भी 8 लिखेंगे। अगर 6 घंटे का शिफ्ट चल रहा है तो 6 घंटे मेंटेन करेंगे, जो आपकी इच्छा हो, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। लेकिन अगर सेकेंड शिफ्ट में नहीं ये एम्प्लॉय कभी काम करता है तो इसको भूल कर भी नहीं भरना है, ये 0 ही रहने देना है। बस ये ध्यान देने योग्य बात है। अब रिपोर्टिंग टाइम, तो अगर सिंगल शिफ्ट का एम्प्लॉय है तो रिपोर्टिंग टाइम मेंटेन हम यहाँ करेंगे। मल्टीपल शिफ्ट का है तो रिपोर्टिंग टाइम को ब्लैंक छोड़ेंगे। आप दोनों केस में रिपोर्टिंग टाइम यहाँ ब्लैंक छोड़ सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम मेंटेन करने के लिए हमारे पास अलग ऑप्शन है, तो रिपोर्टिंग टाइम आप यहाँ भी मेंटेन कर सकते हैं। एक और सेक्शन है वहाँ भी कर सकते हैं। वहाँ अगर मेंटेन है तो प्रायोरिटी वहाँ की होगी, अगर वहाँ नहीं मेंटेन है तो प्रायोरिटी यहाँ की होगी। तो यहाँ अगर भर भी देते हैं तो इफेक्ट कोई ज़रूरी नहीं यहाँ से ले,
वहाँ भी हम सेट कर सकते हैं, तो दोनों जगह भर के रखते हैं। सपोज करें कि 8 घंटे का वर्किंग शेड्यूल है और 10 AM में रिपोर्टिंग टाइम है, तो 10 लिखेंगे। 24 आवर फॉर्मेट में लिखना है, जिसका दोपहर में 2 बजे है वो 14 बजे होगा, यानी 14। ओके, अब लेट डिडक्शन का रेशियो हमारे यहाँ क्या है? तो अगर आप 3 दिन लेट आते हैं तो हम 1 दिन की सैलरी काटेंगे, 3:1 हो गया। हाफ डे मतलब 0.5 हो गया। 3 दिन लेट पे 0.5 हमने ये सेट किया है। एक्चुअल सीन क्या होगा कि अगर एम्प्लॉय 3 दिन लेट आया है तो कोई डिडक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय 6 दिन लेट आया है तो आधे दिन की सैलरी कटेगी। एक्चुअली 4 दिन लेट पे भी नहीं कटेगा, 5 दिन लेट पे भी कुछ नहीं कटेगा। 6 दिन पूरा होगा तो कट जाएगा आधे दिन की। 7वें दिन पे कुछ नहीं कटेगा, 8वें पे कुछ नहीं कटेगा, लेकिन 9 जैसे ही होता है उसका पूरा 1 दिन का कटेगा, क्योंकि 3 दिन पे आधे दिन दिए हैं, तो 6 दिन पे 2 दिन हुआ, और 3 दिन चूंकि हम उसको अलाउ कर रहे हैं तो 9 दिन पे 2 दिन 1 दिन का सैलरी कटेगा। सिंपल। अब संडे को क्या वर्किंग डे में रखना है? चूंकि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जनरली वर्किंग डे जो होता है संडे भी होता है, संडे को भी एम्प्लॉय को प्रेजेंट रहना है, इसीलिए उनको CL एक्स्ट्रा अलाउ किया जाता है। जनरली साल में 36 CL या 40 CL अलाउ किया जाता है कि संडे को ही छुट्टी, संडे को हम छुट्टी नहीं देंगे, लेकिन हाँ उसको हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। तो आपकी इच्छा, संडे अगर वर्किंग है तभी आप टिक करें, अदरवाइज संडे को अटेंडेंस नहीं लगने के बावजूद अगर यहाँ हम ऑफ कर दें, यानी संडे वर्किंग डे नहीं है हमारे यहाँ, संडे को हम छुट्टी देते हैं, तो इस स्थिति में अगर महीने में 30 दिन था, 4 संडे था और 26 दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट रहा, तो कुल मिलाकर उसको 30 दिन की ही सैलरी मिलेगी। लेकिन संडे में हम टिक लगा दिए, तब क्या होगा कि अगर महीने में 4 संडे था, एम्प्लॉय 26 दिन काम कर चुका है, तो उसे 26 दिन की सैलरी मिलेगी, 4 दिन की सैलरी कटेगी, क्योंकि संडे वर्किंग डे था। सिंपल। चूंकि हम यहां पर साल में 12 दिन का लीव अलाउ कर रहे हैं, यानी महीने में 1 दिन का लीव अलाउ कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो सिंपल बात है कि 30 दिन का वर्किंग है, संडे को हमने वर्किंग रखा हुआ है तो 30 दिन का वर्किंग है। एम्प्लॉय हमारे यहाँ 29 दिन आता है, 1 दिन नहीं आया, तब भी 30 दिन की सैलरी मिलेगी, क्योंकि हम एक उसको अलाउ कर चुके हैं। सिंपल सी बात है। अब एम्प्लॉय के बारे में बाकी डिटेल कुछ एक्स्ट्रा उसमें एबिलिटी है, उसको अगर नोट डाउन करके रखना है तो यहाँ हम लिख सकते हैं। कोई भी डिटेल कंप्लीट फ्री है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको लिख के और हमें सेव कर लेना है। हमारा एम्प्लॉय क्रिएट हो गया, पेज ब्लैंक हो गया, फिर दोबारा क्रिएट करने के लिए खाली हो चुका है। सिंपल, ये एम्प्लॉय क्रिएट हुआ। नेक्स्ट टास्क ये होगा कि एम्प्लॉय के लिए हम कुछ शिफ्ट बनाएं। अगर हमारे यहाँ 24 आवर विंडो में काम होता है तो एक सेटिंग पहले बताएंगे। टूल्स में जाएंगे, सेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ एक जनरल सेटिंग है, यहाँ जाएंगे। यहाँ पर हम सेट करेंगे कंपनी वर्किंग आवर 24 आवर है तो 24 सेट करेंगे, और 24 नहीं है तो 12 सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड थिंग हम यहाँ पर सेट करेंगे मैक्सिमम ओवर टाइम आवर। मैक्सिमम ओवर टाइम किसी एम्प्लॉय को कितने घंटे तक हम अलाउ करते हैं, ये कहाँ ज़रूरत है ये बताता हूँ। ये आप ज़रूरी नहीं है, 0 भी रख सकते हैं अगर मैनुअल मेंटेन कर रहे हैं अटेंडेंस तो। लेकिन अगर बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बना रहे हैं, आपके यहाँ बायोमेट्रिक है और बायोमेट्रिक से ही अटेंडेंस बनते हैं और सैलरी जनरेट करने का सिस्टम रखना चाहते हैं, तो हम सजेस्ट करेंगे मैक्सिमम वर्किंग आवर आप अलाउ यहाँ पर जो करते हैं, ओवर टाइम जो अलाउ करते हैं वो आप यहाँ पे टाइप करें, 4 घंटे 6 घंटे कुछ भी। ये क्यों है इसको ध्यान से समझिए। सपोज करते हैं, चूँकि जितना भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस होता है मार्केट में जो अवेलेबल है, जब आप उस पर फिंगर लगाते हैं या कार्ड से अटेंडेंस बनाते हैं तो फर्स्ट अटेंडेंस को वो इन मानता है, सेकेंड को आउट मानता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 बजे हमारे यहाँ 12 घंटे के विंडो में काम होता है, 10 बजे एम्प्लॉय आते हैं और शाम में 6 बजे चले जाते हैं। तो आज 10 बजे आए, उन्होंने लगाया अटेंडेंस, इन हो गया, और जाते समय अटेंडेंस लगाया ही नहीं अगले एम्प्लॉय ने, अगले दिन सुबह में फिर 10 बजे अटेंडेंस लगा रहा है, तो होगा क्या, उसको आउट ट्रीट करेगा लॉजिक, और इस तरह एम्प्लॉय का जो अटेंडेंस है वो 8 घंटा का एक्चुअल अटेंडेंस बनेगा और बाकी के 16 घंटा ओवर टाइम में काउंट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होगी,
चूँकि 24 घंटा कोई काम कर ही नहीं सकता है, सोना भी है, तो वो सोने को हम वर्किंग आवर नहीं गिन सकते। तो वर्किंग आवर यहाँ पर अगर ओवर टाइम हम सेट करते हैं तब कंप्यूटर को ये पता है कि 4 घंटा से ज़्यादा ओवर टाइम अलाउ करते नहीं हैं। 10 बजे अगर अगले का रिपोर्टिंग टाइम है और अगले दिन आज जाते समय अटेंडेंस बनाकर गया और अगले दिन फिर अटेंडेंस बना रहा है, मतलब जाते वक्त अटेंडेंस छोड़ दिया, सिर्फ आते वक्त बनाया आज और अगले दिन फिर आके आते वक्त अटेंडेंस बना रहा है, तो कंप्यूटर को ये पता होगा कि चूंकि कल ये आया था 10 बजे और 8 घंटे का वर्किंग था, यानी इसे शाम में 6 बजे चले जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि 4 घंटा ओवर टाइम अलाउड है तो रात के 10 बजे चले जाना चाहिए था। लेकिन रात के 10 बजे न जाके सुबह के 10 बजे ये जा रहा है, यानी ये एक्चुअली जा नहीं रहा है, एक्चुअली ये आया है, कल इसने अटेंडेंस ही नहीं लगाया था। ये सेंस कर लेगा और इस तरह से आपका लॉजिक सही काम करेगा। तो हम सजेस्ट करेंगे कि मैक्सिमम ओवर टाइम आवर आप यहाँ पे भरें। सिंपल, इसको 24 आवर फिलहाल रख के चलते हैं। सेव कर दिया। हम ऑलरेडी एम्प्लॉय क्रिएट कर चुके हैं, तो अगला टास्क मेरा क्या होगा, मास्टर में जाएंगे, एम्प्लॉय में जाएंगे और एक चीज़ और बता देता हूँ, एम्प्लॉय में कोई चेंजेज करना हो तो एम्प्लॉय लिस्ट में जाएंगे, कैटेगरी पर फिल्टर कर सकते हैं, डेजिग्नेशन पे फिल्टर कर सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे तो सारा आ जाएगा। येलो कलर में दिख रहा है, वो सारे एम्प्लॉय रिजाइन कर चुके हैं एक्चुअली, इसलिए हमने सबको रिजाइन कर दिया है। ये हमने अभी खोला था, इसको अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ वर्क असाइनमेंट भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं गलती से क्रिएट किए, एडिट कुछ चेंज करना हो, एडिट इन प्लेस सेम चीज़ है, बस पेज चेंज नहीं करेगा, इसके ऊपर एक विंडो खोल देगा और यहाँ पे बदलने देगा, एस्केप दबाने पे हट जाता है, तो काम फास्ट होगा। इसलिए एडिट इन प्लेस करना ज़्यादा सुविधा है जब बहुत ज़्यादा चेंज करना हो। और ऐड डेजिग्नेशन, इसमें हम डेजिग्नेशन भी ऐड कर सकते हैं। इफेक्टिव डेट देंगे और डेजिग्नेशन देंगे कि पहले ये इस पोस्ट थे, इस इफेक्टिव डेट से इस पोस्ट पे हैं, दैट्स ऑल। डेजिग्नेशन चेंज करने के लिए है, होता है पहले कोई जूनियर है और चूंकि काफ़ी दिन काम कर चुके हैं, इनको एक्सपीरियंस हो गया, तब इनको सीनियर पे प्रमोट कर रहे हैं, तो दोनों इन्फॉर्मेशन हम मेंटेन रखना चाहते हैं, एक्चुअल को नहीं बदलना चाहते, तो डेजिग्नेशन ऐड करेंगे, इफेक्टिव डेट, दिस डेजिग्नेशन एंड सेव। सिंपल। आई कार्ड प्रिंट करना है, उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, कार्ड प्रिंटर है, आप आई कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं एम्प्लॉय के लिए। मास्टर में आते हैं, अगले सेक्शन की ओर हम जा रहे थे, ये एक्स्ट्रा सेक्शन हम एडिटिंग बता दिए। पेमेंट हेड क्रिएट करना, तो सैलरी सेटिंग की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम आते हैं अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस के लिए आपको ज़रूरत होगी टाइम ग्रुप की, अगर आप 24 आवर विंडो में काम करते हैं तब। अगर 12 आवर विंडो में काम होता है, मतलब अगर 10 से 6, 10 से 7, सुबह 9 से शाम के 9, ऐसा अगर कुछ काम आपके यहाँ है, तब इस टाइम ग्रुप की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। सिंपली रिपोर्टिंग टाइम आप एम्प्लॉय के साथ ही भरें। लेकिन 24 आवर विंडो में है तो इसकी आवश्यकता है। पहले हम टाइम ग्रुप बनाएंगे कि हमारे यहाँ कितने टाइम ग्रुप चलते हैं। तो सपोज मॉर्निंग 8 से 4 चलते हैं, इवनिंग 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलते हैं, फिर नाइट शिफ्ट रात के 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक चलते हैं। ऐसा आप मेंटेन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको डेली शिफ्ट हमने बनाया हुआ है पहले से, डेली शिफ्ट 8 to 4, यानी ये हो गया सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। इवनिंग शिफ्ट भी बना के रखा हुआ है, ये मॉर्निंग शिफ्ट भी यहाँ बना के रखा हुआ 8 से 14, फिर कहें कि इवनिंग शिफ्ट बना के रखा हुआ है। नाइट शिफ्ट है ये, रात में 21 बजे से सुबह के 6 बजे तक, ये हमने बना के रखा है नाइट शिफ्ट। तो इस तरीके से आप शिफ्ट बनाएंगे। एक्चुअली आपके यहाँ 3 शिफ्ट है तो 3 ही की आवश्यकता होगी, 4 की आवश्यकता कभी कभी हो सकती है। 3 शिफ्ट कहने का मतलब जो सुबह में 6 बजे एम्प्लॉय आएंगे वो दोपहर के 2 बजे चले जाएंगे 8 घंटा, फिर दोपहर को जो 2 बजे आएंगे रात के 10 बजे चले जाएंगे, जो रात को 10 बजे आएंगे सुबह के 6 बजे चले जाएंगे। जनरल ये शेड्यूल हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा भी रखें कि सुबह 6 बजे एम्प्लॉय आ रहे हैं, वो दोपहर 2 बजे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ हैं जो 10 बजे आ रहे हैं और शाम के 6 बजे जा रहे हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट 2 बनेगा, मॉर्निंग 6 to 14, नाम ए बी इसीलिए हमने लगा रखा है ए, और मॉर्निंग 10 to 18
बी कर देंगे उसमें, इस तरह 2 शिफ्ट हो गया। सिंपल सी बात है। तो ऐसे करके हम पहले शिफ्ट क्रिएट कर लेंगे, 3 4 5 शिफ्ट क्रिएट कर लीजिए, जो भी आपकी आवश्यकता हो। शिफ्ट क्रिएट कर लेने के बाद अब ये होती है कि किसी भी शिफ्ट के एम्प्लॉय का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो क्या होगा। तो यहाँ आएंगे और अटेंडेंस टाइम में हम जाएंगे और यहाँ हम सिलेक्ट क्या करेंगे, पहले से हमने कर रखा है, बता देता हूँ। जैसे कि सुबह 8 बजे आ रहे हैं और 6 घंटे के बाद दोपहर के 2 बजे जा रहे हैं, ये है मॉर्निंग 8 to 14 A। इसमें हमने सेटिंग किया है कि 1 नवंबर 2024 से इफ़ेक्टिव रहेगा। ये सुबह 8 बजे वे आएंगे और ये मॉर्निंग 8 से 14 वाले के लिए अप्लाई होगा। वर्किंग आवर में हमने 6 ऑलरेडी एम्प्लॉय में भर रखा है, तो 8 से 14 6 घंटे ही होते हैं, ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले के लिए। फिर जो एक और शिफ्ट हमने बनाया इवनिंग 18 से 23, ये भी हमने रखा 1 नवंबर से अप्लाई होगा। तो इस तरीके से किस डेट से एप्लीकेबल है, ध्यान रखना है कि अटेंडेंस में इफ़ेक्टिव डेट मायने रखता है। अगर 1/11 इफ़ेक्टिव डेट रखे हैं तो ये 1/11 से ही लेगा। अगर फिर एक क्रिएट कर दें हम इवनिंग 18 से 23 के लिए, हम एक और क्रिएट कर दें सपोज, और अब रख दें कि 1/12 से इफेक्टिव होगा और ये 18 बजे जो है ना वो 18:30 होगा। तो 1 दिसंबर के बाद ऑटोमेटिक उसका रिपोर्टिंग टाइम 18:30 ही वो कंसीडर करेगा कंप्यूटर। तो बेहतर है कि इफेक्टिव डेट को आप ध्यान में ज़रूर रखें, टाइम के साथ साथ डेट। टाइम तो सही है कि ठीक है इतना बजे आना है, लेकिन डेट मायने रखता है, किस डेट से ये इफेक्टिव हुआ ये ज़रूरी है। जनरली ये चेंज नहीं होता है, फिर भी आप ध्यान में रख के क्रिएट करें। 2 चीज़ें हो गई, एम्प्लॉय हमारा क्रिएट हो चुका है और दूसरा टाइम ग्रुप बना के हमने टाइम सेट कर लिया है। अब एक काम और रह जाता है और ये कि एम्प्लॉय के अंदर आए, हम शिफ्ट असाइन कर दें कि कौन से एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय इस तारीख के बाद से, चूँकि ये बैक डेट में ही तारीख होगा, सपोज करते हैं 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव रहेगा ये, इस एम्प्लॉय का फर्स्ट शिफ्ट ये होगा और सेकेंड शिफ्ट ये होगा। एक्चुअली आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट शिफ्ट 8 से 14 है तो दूसरा 9 से 17 नहीं हो सकता। दूसरा शिफ्ट 14 बजे यानी दोपहर के 2 बजे है तो रात का ही शिफ्ट होगा, ये हो सकता है। ये ध्यान में रख कर सेलेक्ट करना है। अगर सेकंड शिफ्ट नहीं है तो नो सेकंड शिफ्ट आप सेलेक्ट करेंगे, यानी ये एम्प्लॉय एक ही शिफ्ट में आएंगे और काम करेंगे। रेगुलर अगर 2 शिफ्ट में आते हैं तभी आप सेलेक्ट करेंगे दूसरे शिफ्ट को। सेव कर देना है। पुराने में चेंजेस करना हो तो लिस्ट यहाँ से भी खोल सकते हैं। सब में जैसे एडिट इन प्लेस है वैसे ही इसमें भी है। सिंपल, किसी एम्प्लॉय में हमने 2 शिफ्ट सेट किया है, किसी में 1 शिफ्ट सेट किया है। इस तरीके से आपको केवल किस एम्प्लॉय का किस इफेक्टिव डेट से शिफ्ट कौन सा होगा ये आपको असाइन एक बार कर देना है। इससे सुविधा ये होगी कि सिंपली शिफ्ट यहाँ से हम शिफ्ट बदलेंगे, टाइम ऑटोमेटिक उनका रिपोर्टिंग टाइम बदल जाएगा। बार बार बदलने की जरूरत हमको हर एम्प्लॉय के साथ नहीं पड़ेगी। तो हमारा ये पर्पस फुलफिल हो गया। अब एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये एम्प्लॉय शिफ्ट, यहाँ आते हैं हम एम्प्लॉय के अंदर, ये शिफ्ट क्रिएट करना या टाइम ग्रुप क्रिएट करना ये तभी आवश्यकता है जब बायोमेट्रिक से हम अटेंडेंस बना रहा हूँ। मैनुअल अटेंडेंस बनाने अगर है आपके यहाँ, सिंपली महीने के अंत में आप चाहते हैं कि भर ले कि ये एम्प्लॉय इस महीने इतने दिन आए, इतने दिन छुट्टी लिए, इतना दिन हमने ग्रांट किया, ये मैनुअली अगर आप भर लेना चाहते हैं तो इस सब की आवश्यकता नहीं थी। केवल एम्प्लॉय क्रिएट कर लिए, रिपोर्टिंग टाइम वहाँ ज़रूरत था वो भी आप न भरे तब भी मेंटेन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बन रहा है तो मशीन से अटेंडेंस आएगा। लेकिन पहले हम वो केस लेते हैं कि हमारे यहाँ मशीन नहीं है, हम मैनुअल मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप मैनुअल मेंटेन करना चाहते हैं तो अटेंडेंस में आएँ और यहाँ पर सबका भरें कि प्रेजेंट कितने दिन रहे, लीव कितने दिन का आपने ग्रांट किया और एक्चुअली वो कितने दिन का लीव लिया। अगले ने एक्स्ट्रा आवर कुछ वर्किंग किया है तो यहाँ पे भर दें, क्योंकि एक्स्ट्रा आवर रेट आपने ऑलरेडी असाइन किया है, उस रेट पे कैलकुलेट हो जाएगा। सपोज करिए कि 30 दिन का महीना है और एक्चुअली संडे को भी वर्किंग डे है, तो 30 दिन का वर्किंग होना चाहिए था, जबकि एम्प्लॉय जो है 25 दिन ही प्रेजेंट रहा।
आपने 2 दिन लीव ग्रांट किया था, पर एम्प्लॉय एक्चुअली गायब रहा था 5 दिन, तो लीव डे जो हो गया वो 5 दिन, 25 और 5 30 दिन का वर्किंग था, 2 दिन ही आपने ग्रांट किया, यानी 3 दिन की सैलरी कटनी है। सिंपल सी बात है, ये आपको मैनुअली भर के सेव करना है और फिर उसके बाद सैलरी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सैलरी जनरेट करने के लिए पहले सैलरी की सेटिंग सीखनी होगी, जो कि अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये था मैनुअल मेंटेन करना। लेकिन अगर बायोमेट्रिक से मेंटेन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? हाँ, एक चीज़ और यहाँ बता दें कि पहले आप महीना ज़रूर सेलेक्ट करेंगे जिस महीने का आप अटेंडेंस बनाने जा रहे हैं। महीना और साल सेलेक्ट कर ले, फिर अटेंडेंस क्रिएट करें। सिंपल। तो मैनुअल करना हो तो यहाँ भरना पड़ेगा, लेकिन अगर मशीन से अटेंडेंस बन रहा है तो क्या होगा? तो मशीन वाले अटेंडेंस के लिए आपको ट्रांजैक्शन के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पर स्टाफ डेली अटेंडेंस आपको दिखेगा, जो भी मशीन में बना है। हम बैकडेट में चलते हैं ताकि हमें कुछ दिखे, डेटा नहीं है और पीछे जाना होगा शायद, तब दिखेगा। और पीछे चलते हैं, सॉरी, यहाँ पर 1:10 कर देता हूँ। नहीं है, मशीन का डेटा नहीं है भरा हुआ, मशीन से अगर रहता तो हमें यहाँ दिख जाता। तो ऐसा करते हैं, हम करंट डेट ही ले लेते हैं और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट करंट आ जाएगा। नहीं आया। ट्रांजैक्शन में जाते हैं, एम्प्लॉय में जाते हैं, स्टाफ डेली अटेंडेंस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो मैनुअली डेली अटेंडेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। एक तरीका था कि वहाँ हम सीधे समरी भर दिए कि इस महीने में ये, लेकिन हम चाहते हैं नहीं। एक आदमी ऐसा हमारे यहाँ है जो कि डेली सारे स्टाफ का अटेंडेंस मैनुअली मेंटेन करेगा। तो आपको क्या करना है उस स्थिति में? तो सिंपली वो क्या करेगा, जो लोग अब्सेंट थे उनको टिक कर देगा। ऊपर लिखा हुआ है स्टाफ अटेंडेंस टिक अब्सेंट ओनली। ये अब्सेंट हैं, ये अब्सेंट हैं। सपोज ये आए हैं, कितने बजे आए हैं? आज के तारीख में ये सुबह 6 बजे प्रेजेंट हुए थे। गए कितने बजे हैं? फर्स्ट शिफ्ट की बात है, ये इधर जो है फिर सेकंड शिफ्ट के लिए है। तो ये गए हैं आज के तारीख में ही, सुबह 6 बजे आए थे और गए हैं 21 बजे। सिंपल, सेव करेंगे। उसी तरह चूंकि इसको भी हम टिक नहीं किए हैं तो इसमें भी सेट करना होगा। ये जो है ये आए हैं सुबह के 6 बजे और ये गए हैं लगभग, इनको दे देता हूँ मैं, 16 बजे चले गए। अलग अलग टाइम था। ये कि 5 बजे आए, 16 बजे गए। ये कब आए? तो ये आए हैं सुबह के 8 बजे। और ये कब गए हैं? तो मैं दे देता हूँ, ये गए हैं 17 बजे और मैं सेव करूँगा। ये मैनुअली हो गया मेरा, मैनुअल हमने सेव किया है। लेकिन अगर मशीन का अटेंडेंस है तो ये चीज़ भरा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक। आपको बस एक बार चेक कर लेना है कि सही आया है तो ठीक, नहीं कुछ बदलने की ज़रूरत है। जैसे एम्प्लॉय हो सकता है आपके यहाँ एक्चुअली 10 बजे पहुँचा हो, लेकिन वो आप ही के काम से सुबह 8 बजे कहीं गया, आपने भेज दिया था कि आप घर से ही निकल जाना 8 बजे और वहाँ जाके अपना कुछ काम करना, काम करने के बाद ऑफिस आना। वो आया 10 बजे, लेकिन एक्चुअली वो 8 बजे आ चुका था। तो अटेंडेंस जब थंब लगाएगा तो मशीन में तो 10 बजे का नोट हुआ ना, आपको बोला कि मैडम चेंज कर दीजिए मेरा अटेंडेंस, तो आप यहाँ चेंज करके एक बार सेव कर देंगे ताकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रहे। फिर से रिपीट करता हूँ, मशीन का अटेंडेंस है तो ये सारी चीज़ें भरी आ जाएंगी। अगर किसी का बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं और सेव करेंगे, नहीं तो इसको सेव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये आपके देखने के लिए यूज होगा। और सेकेंड शिफ्ट में जब महीने के अंत में आपको सैलरी देने की आवश्यकता आएगी, उस समय आप स्टाफ डेली अटेंडेंस में ऑलरेडी मेंटेन हो चुका है तो आप सीधे अटेंडेंस में आएंगे, सब कुछ भरा हुआ आ जाएगा। आपको वेरीफाई करके एक बार सेव कर लेना है कि जो भी आया है कैलकुलेट होके वो सही है, उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, तो सीधे आपको यहाँ पर सेव कर लेना पड़ेगा। सेव कर दिए, दैट्स ऑल। अटेंडेंस का काम हमारा कंप्लीट हो गया। हमने 2 तरीके बताए। पहला मैनुअल में डायरेक्टली यही भर लेना है। अगर एक बार भरना है, हर दिन भरना है, तो आपको एम्प्लॉय के अंदर स्टाफ डेली अटेंडेंस में भरना है और यहाँ आके केवल वेरीफाई कर लेना है, सब सही है तो सेव कर लिए। और मशीन से बना है तो स्टाफ डेली अटेंडेंस में कुछ करना ही नहीं है, सीधे यहाँ भरा हुआ आ जाएगा, सब कुछ वेरीफाई करके सेव करना है। दैट्स ऑल। तो ये रहा एम्प्लॉय क्रिएशन, अटेंडेंस मैनेजमेंट। अब सेकेंड सैलरी
सेटिंग करना, सैलरी बनाना, ये सारी चीज़ें अब सेकेंड वीडियो में बताएंगे। दैट्स ऑल।